हेलो एवरीवन। आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल्स के रेला के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं सौरभ यादव, आप लोगों का फिजिक्स फैकल्टी, आप लोगों को फिजिक्स की क्लासेस में लेने वाला हूँ। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कुछ जस्ट एक इंट्रोडक्टरी जो बात रहेगी फिजिक्स में, उस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स जो है या सदिश जो है, आपने देखा होगा कि ये लगभग फिजिक्स के हर एक जगह पे यूज होता है और इसके बारे में अपने को बेसिक जानकारी जो है वो अपने को पता होनी चाहिए। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का एकदम छोटा सा टॉपिक रहेगा, दैट इज वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होते हैं। इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि वेक्टर्स का एडिशन हम किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करेंगे, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में उनके बेसिस में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे दो, उसमें हर जगह पे आपको वेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बेसिकली जितनी भी भौतिक राशियां हमारे पास में होती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास में होती हैं, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम अदिश राशियां कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास में सदिश राशि, जिसे हम वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देंगे, मैंने बोला कि जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला स्केलर, स्केलर को हम अदिश राशि के नाम से जानते हैं। और ऐसी राशियां, ध्यान देंगे, अदिश राशि क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास में केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं बात करूं, मैंने बोला मास मतलब कि द्रव्यमान, स्पीड मतलब कि चाल, टेम्परेचर मतलब कि समय, एनर्जी मतलब कि ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, तो इन सभी, ये सभी भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या है, मुझे परिमाण पता है। ठीक है, जैसे स्पीड हो गया, द्रव्यमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गया। तो ये सभी भौतिक राशियां कैसी भौतिक राशियां कहलाती हैं? अदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। समझ में आ रहा है क्या? अदिश राशि क्लियर है पॉइंट सभी को? यस। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख करके रखे हैं जो कि इसके स्केलर क्वांटिटीज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड एज नंबर्स। नंबर से मतलब कि जैसे मैंने बोला कि स्केलर क्वांटिटीज मतलब कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका परिमाण होगा। ठीक है, तो परिमाण को अपन किससे डिनोट करते हैं? नंबर्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, परिमाण को हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम नंबर से डिनोट करते हैं। एंड hence can be positive and negative numbers। ऑब्वियस ही बात है कि नंबर्स हमारे पास में कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अगला बिंदु है, जैसे कि अगर मुझे अब स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करना हुआ या सब्ट्रैक्ट करना हुआ या मल्टीप्लाई करना हुआ, तो जैसे हम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे, एडिशन करते हैं, सेम उसी प्रकार से हम अदिश राशियों का भी गुणा करेंगे, ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गया अदिश राशियां। अगला पॉइंट हमारे पास में आता है, अगला पॉइंट हमारे पास में आता है दैट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स कहने का मतलब क्या है? इसको हम हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण के साथ में दिशा भी होती है। ठीक है, ध्यान देंगे, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड तीसरा चीज है ओबेइंग द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए, है ना, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको, उसके लिए जरूरी क्या होता है? पहला पॉइंट जरूरी होता है परिमाण होना, दूसरा पॉइंट होता है उसकी दिशा होना, और तीसरा पॉइंट होता है इट विल फॉलो द या ओबे लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो जो भौतिक राशियां इन तीनों नियमों को सेटिस्फाई करती हैं, ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं?
वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, इसके पास में परिमाण भी होता है और इसके पास में डायरेक्शन भी होता है, जिस कारण से मैं इसको क्या बोलूंगा, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी बोलूंगा। ठीक है। वहीं पे जैसे मैंने बोला वेग, वेग कैसी राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने बोला त्वरण, एसिलरेशन, मैंने बोला मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, इंपल्स मतलब आवेग, वेट मतलब भार, थ्रस्ट, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, ये सभी के सभी चीजें कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य है ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास में परिमाण है, दिशा है और वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो उन्हें हम कैसी क्वांटिटीज कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो बनाते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे कि आपने एक एरो बनाया है। इस एरो का ये जो है, इसे हम कहते हैं हेड, और इस बिंदु को हम कहते हैं यहाँ पे इसका टेल कहते हैं। तो हेड जो होगा वो भौतिक राशि की जो दिशा होगी वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली, और इस जो एरो का जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसे, उसके परिमाण को, उसके मैग्नीट्यूड को। वेक्टर के सदिश के मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसका एरो का जितना लेंथ होगा। चलिए, तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि वेक्टर का एडिशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, या किसी भी पॉइंट का, किसी भी वस्तु का अगर मुझे विस्थापन सदिश निकालना हुआ तो विस्थापन सदिश हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट छोटा सा एक पॉइंट देख लेते हैं, जिसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब हम टू डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बारे में बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे टू डायमेंशन में सबसे पहले बात कर रहा हूँ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मेरे पास में एक्स अक्ष दिया गया है, ये मेरे पास में वाई अक्ष दिया गया है। ये कौन सा बिंदु होगा, मूल बिंदु होगा। अगर मैंने बोला किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कोई जो बिंदु था या कोई वस्तु इस x1, y1, z1 पॉइंट पर स्थित है, मैंने बोला कि किसी एक निश्चित समय पर, किसी एक ताक्षणिक समय पर अगर मैं कहता हूं तो कोई वस्तु कहां पर स्थित है, इस a निर्देशांक पर स्थित है, जिसके निर्देशांक कितने दिए गए हैं, x1, y1, z1 दिया गया है। मुझे इस a पॉइंट का स्थिति सदिश निकालना है, मतलब कि इसे मुझे वेक्टर के फॉर्म में करना है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले हम इसको ओरिजिन से कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे, और जो वेक्टर मुझे प्राप्त होगा दैट इज OA वेक्टर, दिस इज व्हाट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। पॉइंट A का ये स्थिति सदिश मुझे मिलेगा। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब क्या है, दिस इज स्थिति सदिश। तो बिंदु A का जो हमने स्थिति सदिश निकाल दिया वो किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम टू डायमेंशन में बात करें तो यहाँ पे Z1 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ क्या मान के चलिए, आप ये मान के चलिए कि निर्देशांक जो दिया गया है वो x1, y1 ही है। तो अगर ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक y में डिस्टेंस कितना होगा, y1, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज x1। यस, तो आप सोच करके देखो, x दिशा की तरफ में अगर मैं किसी एक इकाई सदिश को लेता हूं तो वो कौन सा होता है, i कैप, और y डायरेक्शन में क्या होता है, j कैप होता है। ठीक है, i कैप क्या है, i कैप क्या होता है, इट इज द यूनिट वेक्टर, इट इज द यूनिट वेक्टर along the x axis, along the x axis। और वहीं पे j कैप अगर मैं ले रहा हूं तो j कैप होगा यूनिट वेक्टर along the y axis। y अक्ष की ओर में जो इकाई सदिश होगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और x अक्ष की तरफ में जो इकाई सदिश जो डायरेक्शन बता रहा होगा वो उसको हम लोग i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर ये बिंदु हमारे पास में क्या है, x1, y1 है, तो आप सोच करके देखिए कि अगर एक यूनिट में एक यूनिट किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, i कैप से, तो x1 यूनिट किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा,
x1 इंटू आई कैप से। उसी प्रकार से जो मेरे पास में y में अपन बात करें तो y में एक यूनिट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, j कैप से, तो y1 यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज y1 j कैप। आ रहा है क्या समझ में? तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, आपने बिंदु A का जो स्थिति सदिश था उसे बना लिया। बिंदु A का जो स्थिति सदिश है जिसे हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। यस, नाउ अब बात आती है कि इस सदिश का अगर मुझे परिमाण निकालने की आवश्यकता पड़ती है, परिमाण में मतलब कहने का यह है कि O से A का जो दूरी होगा, O से A का जो दूरी होगा वो निकालना है। तो सोचिए कि अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं तो मेरे पास में ये 90 डिग्री दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस OA का स्क्वायर बराबर x1 का स्क्वायर प्लस कितना y1 का स्क्वायर, तो OA बराबर कितना हो जाएगा, रूट ओवर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी सदिश का परिमाण निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैंने इस सदिश का डायरेक्शन निकालने के लिए कह दिया, इस सदिश का डायरेक्शन निकालने के लिए कह दिया, तो यहां पे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ OA वेक्टर। OA वेक्टर का डायरेक्शन, डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि x डायरेक्शन से ये कितने डिग्री के इंक्लिनेशन पर होगा। माना कि ये अल्फा डिग्री के इंक्लिनेशन पर होगा, तो आप इसी त्रिभुज में देखिए और बात करिए, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारे पास में ये दिया गया, सपोज इसको मैंने B पॉइंट लगा दिया तो लंब हो गया मेरे पास में AB और आधार कितना हो गया, OB। AB कितना है, AB है हमारे पास में y1 और OB हमारे पास में कितना है, दैट इज x1। तो आप इस तरीके से अल्फा का मान निकाल सकते हैं कि अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ y1 बाई x1। तो आपको समझ में आ गया कि x एक्सिस से कितने डिग्री के इंक्लिनेशन पर हमारा जो सदिश दिया गया है वो है। समझ में आ रहा है क्या? तो किसी भी कोई अगर आपके पास में निर्देशांक दिया गया, वहां से अगर आपको बोला गया कि आप क्या निकाल दीजिए, यहां से उसका स्थिति सदिश निकाल दीजिए, उसका परिमाण निकाल दीजिए या उसकी दिशा निकाल दीजिए, एक्स एक्सिस से कितनी होगी, तब आराम से इसको बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। नाउ वहीं पे अगर सपोज प्रश्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैंने सपोज यहां पर कोई एक बिंदु ले लिया, दैट इज B पॉइंट, दैट इज x2, y2, दैट इज x2, y2। तो आप ये पहले मुझे बताइए, क्या हम इस B बिंदु का स्थिति सदिश निकाल सकते हैं क्या? ध्यान से सोचेंगे, B बिंदु का स्थिति सदिश निकाल सकते हैं क्या? ध्यान से सोचना है। तो मैंने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर मतलब कि स्थिति सदिश, स्थिति सदिश किसका, बिंदु P का, बिंदु B का, ठीक है, किसका, B का, जो कि x2, y2 है। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो बन गया ये OB वेक्टर। OB वेक्टर बराबर, ध्यान देंगे, ये डिस्टेंस मिलेगा आपको y2 और ये पूरा डिस्टेंस मिलेगा आपको कितना, x2। समझ में आ रहा है क्या? तो OB वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, नॉर्मली x2 i कैप प्लस कितना, y2 j कैप। तो OB वेक्टर हमें आ गया, देखिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप। उसी प्रकार से अगर मैंने इस OB वेक्टर का आपको कह दिया कि आप उसका परिमाण ज्ञात करिए, तो आप कहेंगे रूट ओवर x2 का स्क्वायर प्लस कितना, y2 का स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है। अब बात यहां पर यह आती है कि जैसे ही हमने यहां पर OB वेक्टर का परिमाण निकाला, OA वेक्टर का परिमाण निकाला, मैं अब चाहता हूं कि आप मुझे इस AB वेक्टर का परिमाण निकाल के बताइए, इस AB वेक्टर का परिमाण निकाल करके बताइए, या AB वेक्टर बताइए कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, माना कि किसी एक निश्चित समय पर कोई वस्तु जो है वो इस A निर्देशांक पर रखी गई है, दैट इज x1, y1 पर रखी गई है। कोई मैंने फोर्स लगाया जिसके कारण से उस वस्तु में विस्थापन हुआ और उसकी स्थिति बदल करके कहां पर हो गई, इस B बिंदु पर हो गई, दैट इज x2, y2। समझ में आ रहा है क्या? पहले कहां पर था, A पर था, फिर कहां पर आ गया, B पर आ गया।
तो उसमें हमने कुछ फोर्स लगाया होगा, अभी अपने को फोर्स कंसिडर नहीं करना है। माना कि कोई फोर्स लगाया जिसके कारण से उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और उसकी प्रारंभिक स्थिति ए है, अंतिम स्थिति कितना है, बी है। हमें निकालना है ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर जब मैं निकालूंगा मतलब कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ए रही होगी और अंतिम स्थिति क्या रही होगी, बी रही होगी। तो जब कभी भी आप इस तरीके से वेक्टर निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान देंगे, पीवी से, है ना, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अंतिम जो बिंदु है या वस्तु की जो अंतिम स्थिति है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये करना है। फाइनल पोजीशन मतलब कि ओबी वेक्टर माइनस कितना, ओए वेक्टर। ओबी वेक्टर का मान जो है देखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप है, और ओए वेक्टर का मान हमने निकाल दिया x1 i कैप प्लस कितना, y1 j कैप। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो i कैप और i कैप वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 वैल्यू मिलेगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस कितना, y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, किसी बिंदु, किसी वस्तु का विस्थापन सदिश निकाल दिया। ए बी वेक्टर क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास में वस्तु का विस्थापन सदिश, कि भैया मैंने वस्तु को जो विस्थापित किया ए बिंदु से बी बिंदु पर जब विस्थापित किया तो वेक्टर को मैंने किस फॉर्म में लगाया, समझ में आ रहा है क्या। तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, इसका विस्थापन सदिश हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में, यस। अगला पॉइंट, अब इसी ध्यान देंगे, जो मैंने यहां पे ए बी वेक्टर निकाला वो क्या निकाला, x2 माइनस x1 का i कैप निकाला प्लस y2 माइनस y1 का j कैप निकाला। बहुत सुंदर। तो भाई ए बी वेक्टर आ गया। अब बात आती है कि ए बी वेक्टर का जो हम परिमाण ज्ञात करेंगे, देखते हैं ध्यान से। ए बी वेक्टर का जो परिमाण हम ज्ञात करेंगे, परिमाण का मतलब क्या होगा कि ए से बी की जो दूरी होगी एग्जैक्टली में वो कितनी होगी, परिमाण का मतलब वही है। तो सोचिए कि जैसे अगर ओ से लेकर के इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, x2 है, ओ से लेकर के बी पॉइंट तक की दूरी कितनी है, x1 है, तो आप कह सकते हो कि ये दूरी कितनी होगी, आप बोलोगे ये दूरी होगी x2 में से x1 को घटा दो, x2 में से x1 को घटा दो। तो सोचिए कि अगर यहां से लेकर के यहां तक दूरी x2 माइनस x1 है तो ये दूरी भी कितनी होगी, x2 माइनस x1 ही होगी। समझिए बात को। उसी प्रकार से अगर ये पूरी दूरी कितनी है, देखिए y1 है, और ये दूरी कितनी है, y2 है, मतलब कि ये भी y2 होगा। और अगर आपको ये दूरी चाहिए तो आप क्या करेंगे, y1 में से y2 को घटा देंगे। समझ में आ रहा है क्या। ये दूरी आ गई आपके पास में कितनी, सपोज a पॉइंट है, इसको मैंने p पॉइंट लगा दिया। a p की दूरी कितनी आ गई, y1 माइनस y2। p b की दूरी कितनी आ गई, x2 माइनस x1। मुझे निकालना है ये दूरी, ये एंगल हमारे पास में 90 डिग्री रहेगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भैया जो मेरे पास में ए बी का स्क्वायर होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना, आधार प्लस लंब। तो आधार कितना दिख रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना, लंब दिख रहा है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी का परिमाण जो होगा, आप इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे y1 माइनस y2 था, इसको मैं y2 माइनस y1 भी लगा सकता हूं, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव ही मिलेगा। ऐसा फॉर्मूला हमने देखा था कक्षा 10वीं में, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, कि मेरे पास में अगर दो बिंदुएं होती हैं, ध्यान देंगे, मेरे पास में जब दो बिंदुएं होती हैं, सपोज ए पॉइंट हो गया x1 y1 और बी पॉइंट हो गया दैट इज x2 y2, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने ए बी वेक्टर का परिमाण भी ज्ञात कर लिया।
समझ में आ रहा है क्या कि विस्थापन जो हुआ वो कितना हुआ, कितना सेंटीमीटर कितना किलोमीटर का विस्थापन हुआ, वो अपने यहां पर डिसाइड कर लिया। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आप सभी को बिल्कुल बेसिकली विस्थापन सदिश तो निकालने आ गया। अब यहां पे एक छोटी सी बात ये है, ध्यान से समझेंगे। छोटी सी बात ये है कि मेरा प्रश्न यहां पर है कि क्या ए बी वेक्टर जो है वह बी ए वेक्टर के बराबर होगा क्या? ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे देखिए जब मैं ए बी वेक्टर कह रहा हूं मतलब कि जो इसका इनिशियल पॉइंट है, जो प्रारंभिक स्थिति है वो क्या है ए, और अंतिम स्थिति क्या है बी। वहीं पर अगर मैंने बी ए वेक्टर बोला तो बी ए वेक्टर में जो प्रारंभिक स्थिति है वो क्या है बी, और अंतिम स्थिति क्या है ए। मतलब कि समझिए बात, अगर मैं ए बी वेक्टर कह रहा हूं, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मतलब आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, और अगर मैं बी ए वेक्टर कह रहा हूं तो आप बी से ए की ओर जा रहे हैं। दोनों सदिशों का परिमाण तो बराबर होगा, लेकिन देखिए दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। तो अगर दिशाएं अलग अलग हैं मतलब कि सदिश अलग अलग है। तो अगर मैं दोनों के बीच में रिलेशन देखना चाहूं तो दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत सदिश होते हैं, जिस कारण से हम दोनों को माइनस में डिनोट करेंगे। तो ध्यान देते हैं, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी वैक्टर प्लस कितना बी ए वैक्टर, देखिए विस्थापन कितना हो गया 0। ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए, विस्थापन कितना हो गया देखिए 0 हो गया। क्लियर है पॉइंट? हाँ, वहीं पे दूसरा पॉइंट हमने कहा ए बी का परिमाण और बी ए का परिमाण कैसा होगा, सेम होगा। परिमाण भाई ए से बी का दूरी निकालो या फिर बी से ए का दूरी निकालो, दूरी तो आपको सेम ही मिलने वाली है। क्लियर है पॉइंट? बहुत सुंदर। तो बेसिक बातें अपने पास में समझ में आ गई। उसी प्रकार से वेक्टर में अगला जो पॉइंट हमारे पास में होगा कि दो सदिशों का जो योग है वो हम किस प्रकार से करते हैं, और उसके बीच पीछे जो छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट लगता है, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस उसमें अपने को क्या देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसे हम कहेंगे सदिशों का योग, सदिशों का योग। तो पहले तो बेसिकली आप यहां पे समझ लो कि जैसे कोई एक वस्तु है, यहां पे दिख रही है आपको, है ना, यहां पे एक वस्तु है, इसके ऊपर में मैं एक फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का और एक फोर्स लगा रहा हूं 8 न्यूटन का, और दोनों की दिशा कैसी है, दोनों सदिशों की जो दिशा है वो कैसा है, सेम दिशा में मैं बल लगा रहा हूं। तो इस समय पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसका मान हो जाएगा 10 न्यूटन प्लस कितना 8 न्यूटन, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 न्यूटन। इसके ऊपर में नेट फोर्स लग रहा होगा, और नेट जो रिजल्टेंट आएगा उसकी दिशा भी क्या होगी, इसी दिशा में होगी। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर सपोज यहां पे दिख रहा है आपको नेट रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर लेकिन इन्हीं दोनों सदिशों को मैंने विपरीत दिशा में लगाया, सपोज यहाँ पे 10 न्यूटन है और यहाँ पे 8 न्यूटन है, दोनों को जब मैं अपोजिट डायरेक्शन से कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो 10 - 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है। ठीक है, चलिए ये तो कुछ बेसिक बातें थी। आगे अगला पॉइंट जो होगा इसे हम समझते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर में, एडिशन ऑफ वेक्टर में हम दो मेथड के बारे में बात करेंगे। पहला होगा ट्राइंगल लॉ और दूसरा होगा पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल मतलब कि त्रिभुज नियम, और पैरेललोग्राम मतलब कि समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। ये दोनों लॉज क्या होते हैं, वन बाय वन हम इसके दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल लॉ में हम सदिशों का, ट्राइंगल लॉ के अनुसार अगर हम सदिशों को जोड़ रहे हैं तो कैसे जोड़ेंगे वो समझना जरूरी है।
चलिए, तो ट्राइंगल लॉ पहले बात करते हैं। जब मैं यहाँ पे ट्राइंगल लॉ के बारे में बात कर रहा होता हूं तो ध्यान देंगे सभी। अगर मैंने बोला कि मेरे पास में यहां पर कोई एक वेक्टर है जो कि ए वेक्टर है, और यहां पर मेरे पास में कोई वेक्टर है दैट इज बी वेक्टर है, इन दोनों का मुझे क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान बताना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब मैं जोड़ूंगा तो आंसर जो रिजल्टेंट मेरे पास में आएगा वो रिजल्टेंट कितना आएगा वो मुझे निकालना है। तो जब कभी भी हम दो सदिशों का योग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो ए वेक्टर था आप उसको एज इट इज यहां पर बना लो, परिमाण भी वही रहना चाहिए। और बी वेक्टर को क्या करो, आप यहां से उठा करके लेकर के आओ, और ए का जो हेड है, ए के हेड के ऊपर में आप बी वेक्टर को रख दो। देखो डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। ये मेरे पास में कैसा हो गया, सपोज बी वेक्टर बन गया। तो ए वेक्टर के हेड के ऊपर में क्या करो, बी वेक्टर को लेकर के आ जाओ, और फिर जो हमारे पास में क्या है, जो हमारे पास में ए का टेल है और बी का हेड है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। यही इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। यही इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, दैट इज आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको ए प्लस बी करना है, अगर आपको ए प्लस बी करना है तो पहले आप ए को बनाएंगे और ए के हेड के ऊपर में किसको लगा देंगे, बी को लगा देंगे। चलिए, अब इसका जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे वो भी समझते हैं। इस ए वेक्टर को मैंने थोड़ा सा यहां पे एक डॉटेड लाइन लगा करके आगे बढ़ा दिया, ठीक है। सपोज पॉइंट्स दे देते हैं, मैंने बोला ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये मेरे पास में एक बी पॉइंट है। अब बी बिंदु से हमने क्या किया, एक लंबवत लाइन इस जो बढ़ाया, यहां पर हमने एक लंबवत रेखा खींच दी, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने बोला सी पॉइंट। दिस इज ए ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ए वेक्टर का परिमाण है। ओ से ए क्या है, ए का परिमाण है, और ए से बी क्या है, बी का परिमाण है। ये सभी को समझ में आ रहा है? माना कि दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है, ये देखो, दो सदिशों का बीच का कोण मतलब कि ए इधर जा रहा था और बी इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का कोण अपन ये वाला लेंगे। दोनों के बीच का जो कोण है थीटा क्या है, थीटा क्या है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य कोण, ए तथा बी वेक्टर के मध्य कोण अपने को कितना दिख रहा है, थीटा। तो जब हम यहां पर देखते हैं, मुझे एग्जैक्टली में वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है यहां पर आर वेक्टर की, ठीक है। तो सोचना पड़ेगा, अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो आप यहां पे ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, इन ट्राइंगल ओ बी सी, एंगल सी 90 डिग्री है, ओ बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, तो आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तभी आपके पास में आर स्क्वायर मिलेगा। तो इन ट्राइंगल ओ बी सी में आप ध्यान दीजिए, आपको मिल रहा है कितना, ओ बी स्क्वायर, आपको मिल रहा है ओ बी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर मिल रहा है क्या? अच्छा, ओ सी को हम लिख सकते हैं कितना, ए प्लस ए सी, ध्यान देना, ए प्लस ए सी, ए प्लस मतलब कि यहां से यहां तक लिख दो पहले आप ओ ए प्लस ए सी का स्क्वायर, और यहां पे तो सी बी है तो सी बी को आप सी बी रहने दो। समझ में आ रहा है क्या? तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, ए है, ए सी का वैल्यू आपको नहीं पता, ए सी मतलब कि यहां से यहां तक आपको नहीं पता, और बी टू सी आपको नहीं पता कितना है। तो अगर मैंने फिर से इस छोटे वाले त्रिभुज में ले लिया, देखेंगे ध्यान से, इन ट्राइंगल आपको दिख रहा है एबीसी, एबीसी त्रिभुज में ध्यान दीजिए क्या मिल रहा है आपको, एबीसी त्रिभुज में अगर मैंने बात किया एंगल सी 90 डिग्री है, आपको अगर ये साइड कितना है इसका बी है, आपको अगर ये निकालना तो एसी और एबी के बीच में कौन रिलेशनशिप देगा, ध्यान देंगे, कॉस थीटा बराबर, ध्यान देना, कॉस थीटा, ये थीटा है, इसके सामने वाली साइड लंब हो जाएगी, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, तो आधार कॉस थीटा बाई कितना, आधार बटे कर्ण, आधार कितना मिल रहा है एसी, सो एसी बाई कितना, ए बी। एसी का मान कितना है, एसी का मान मुझे नहीं पता, लेकिन ए बी का मान मुझे पता है कितना, बी, बी का परिमाण, तो एसी बराबर कितना, बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल गया मुझे कितना, बी कॉस थीटा।
AC मिल गया मुझे कितना, B cos थीटा। जैसे ही मुझे AC मिला उसी प्रकार से सेम तरीके से हम BC का भी मान निकाल सकते हैं। इसी त्रिभुज में अगर मैंने लगा दिया साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना, सॉरी, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AB। तो यहां पे हो गया BC मतलब CB डिवाइड बाई कितना AB। AB CB इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, और AB का मान है कितना, B साइन थीटा। तो उसी प्रकार से हमने यहां पर CB का मान निकाल दिया, देखिए कितना, B साइन थीटा। CB कहे तो दिस इज व्हाट, B साइन थीटा, एंड AC कहे तो कितना, B कॉस थीटा। आप चाहे तो इसको तुरंत रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक बातों के बारे में बात कर रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, इसलिए हम छोटी छोटी बातों पर भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जब मैंने यहां पर देख लिया तो OA का मान कितना है, A है, AC का मान कितना है, B cos थीटा, B cos थीटा, इसका मैंने बोला होल स्क्वायर, प्लस उसी प्रकार से जब मैं यहाँ पे CB के बारे में बात कर रहा हूं तो CB हमारे पास में है B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे स्क्वायर करिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB कॉस थीटा, और प्लस उसी प्रकार से यहां पर मिल जाएगा मुझे B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में अगर मैंने कॉमन निकाला, सो दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कॉमन निकालूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस कितना मिल रहा है, 2AB कॉस थीटा मिल रहा है। और ध्यान देंगे OB मतलब कि मेरे पास में क्या था, R, दिस इज R स्क्वायर, R स्क्वायर, R स्क्वायर एंड R स्क्वायर। अब R का मान कितना, स्क्वायर को उधर भेज दो तो रूट हो जाएगा, तो रूट लग गया यहाँ पे। तो हमारे पास में ये मिल गया रिजल्टेंट, ये मिल गया क्या, रिजल्टेंट। तो कभी भी अगर अपन दो सदिशों को जोड़ते हैं जिनके बीच का कोण मुझे पता है, जिनका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, तो हम उनका रिजल्टेंट आराम से निकाल सकते हैं, R बराबर रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, कौन सा लॉ था ये, ट्राइंगल लॉ था, त्रिभुज नियम था। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मैं रिजल्टेंट के बीच में और ए सदिश के बीच में एंगल निकालना चाहता हूं या डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, दिशा, कि आर वेक्टर की जो दिशा है वो ए सदिश से कितनी दिशा पर है, कितने एंगल पर है, कितने कोण पर है, तो वह कोण मैंने सपोज मान लिया कितना, अल्फा। अल्फा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है, अल्फा इट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। माना कि अल्फा मैंने मान लिया क्या है, इट इज एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, ए वेक्टर तथा आर वेक्टर के मध्य, एंगल बिटवीन ए वेक्टर तथा आर वेक्टर के मध्य। तो आप यहां पर देखो इस अल्फा का मान आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो चीज समझना जरूरी है। आप यहां पर देखिए ट्राइंगल, अगर मुझे अल्फा का मान निकालना है तो OBC में बात करिए, कहां बात करिए, OBC में बात करिए। यहां पे 90 डिग्री दिख रहा है आपको, तो आप कह सकते हो कि अल्फा के सामने वाला साइड लंब हो जाएगा, ये पूरा साइड OC जो है वो आधार हो जाएगा, और ये जो R आपको दिख रहा है ये कर्ण हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं क्या, देखिए tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, B साइन थीटा, समझ में आ रहा है क्या, लंब कितना है आपका B साइन थीटा, और आधार आपके पास में कितना, A प्लस B कॉस थीटा, A प्लस B कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये tan अल्फा का मान निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। सो tan अल्फा बराबर क्या चीज आई है, लंब बटे आधार B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। आ रहा समझ में। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कुछ स्पेशल केसेस हम लोग कंसिडर करेंगे। आपको परिमाण मालूम चल गया, आपको दिशा मालूम चल गया, कुछ स्पेशल केसेस हम लोग करते हैं। केस नंबर वन, अगर सपोज मैंने कहा कि इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, अगर मैंने थीटा 0 कहा, ध्यान देना, तब ए वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के समांतर होगा। चेक करिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के कैसे होंगे, समांतर होंगे, पैरेलल होंगे।
तो जब कभी भी दो सदिश आपस में पैरेलल होते हैं, जैसे सपोज मैंने बोला ये ए सदिश है और ये मेरे पास में बी सदिश है, बी वेक्टर और ये हो गया ए वेक्टर, तो दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा? दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर कोण 0 हो गया तो परिमाण कितना रहने वाला है वो चेक कर लेते हैं। तो r का मान हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर, ए के जगह में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, वैल्यू मिल गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहां पर ये फॉर्मूला दिख रहा है बचपन में पढ़ते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये मिल गया मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएगा, बचेगा यहां पर a प्लस बी। क्या बचेगा? a प्लस बी। और इसी समय पर जब दो सदिशों के बीच का जो कोण है जब वो 0 डिग्री हो जाता है, या फिर कहें तो दोनों सदिश अगर समांतर हो जाते हैं, उस समय पर दोनों का जो रिजल्टेंट मुझे मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा? मैक्सिमम रिजल्टेंट मिल रहा होगा। तो अधिकतम सदिशों का जो रिजल्टेंट है वो अधिकतम करने के लिए दोनों फोर्सेस को हमको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल लगाना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन पे लगाना पड़ेगा, मतलब कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? और इसका अगर मैं डायरेक्शन निकालूं इसी केस नंबर 2 में कि जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो tan अल्फा बराबर मुझे वैल्यू पता है b साइन थीटा अपॉन कितना? a प्लस बी कॉस थीटा, जहां पे अल्फा हमारे पास में किसके किसके बीच का एंगल है? अल्फा इट इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड r वेक्टर। देखना ध्यान से, थीटा का मान 0 डिग्री हो चुका है तो b साइन 0 डिग्री डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस 0 डिग्री, क्योंकि b साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, इस कारण से पूरा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो tan अल्फा बराबर 0, तो अल्फा बराबर 0 डिग्री। अल्फा 0 कहने का मतलब क्या है कि जो a का डायरेक्शन होगा वही r का डायरेक्शन भी होगा, जो a का डायरेक्शन होगा वही r का भी डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि अल्फा किसके किसके बीच का एंगल था? r और a के बीच का एंगल अल्फा था। चलिए उसी प्रकार से अगर हम यहां पर केस नंबर 2 लेते हैं, उसी प्रकार से अगर हम केस नंबर 2 लेते हैं, तो केस नंबर 2 में हम डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए। अगर थीटा का मान 90 डिग्री होता है, कहने का मतलब यह है कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर से लंबवत हो जाएगा, ए और बी दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो जाएंगे, और जब लंबवत होंगे तो समझने वाली बात ये होगी दोनों का जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा, ध्यान देना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। ठीक है, और कॉस 90 का मान कितना हो चुका है? कॉस 90 का मान होता है 0, तो वैल्यू मिल गई अपने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस या वेक्टर्स इन दिस केस, दैट इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस केस में अगर मैं एंगल निकालूं r का a के साथ, तो b साइन थीटा मीन्स b साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 90 डिग्री। हमको पता है साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो यहां पे मिलेगा a प्लस 0, तो वैल्यू मिलेगा यहां पर b का परिमाण, a का परिमाण, tan अल्फा। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ b बाई a, हम यहां पर इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि अगर मुझे पूछा जाए कि a सदिश का या रिजल्टेंट जो एंगल है a के साथ में वो कितना एंगल बना रहा है, तो हम ये निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अल्फा क्या था? अल्फा a तथा r के मध्य एंगल था। लेकिन अगर प्रश्न में आपको पूछ दे नहीं a और r के बीच में एंगल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए b और r के बीच में एंगल कितना होगा। समझ में आ रहा है क्या? मुझे पता है कि अगर दो सदिश होते, ये b सदिश होता और ये a सदिश होता, दोनों के मध्य कोण कितना था? सपोज थीटा था। सपोज मैंने बोला ये रिजल्टेंट आ गया, तो रिजल्टेंट और a के बीच का जो एंगल है इसे मैंने अल्फा बोला था। लेकिन अगर मुझे b और r के बीच में पूछेगा तो इसको मैं क्या लगा दूंगा? थीटा माइनस अल्फा लगा दूंगा। आ रहा समझ में?
थीटा माइनस अल्फा हम लोग इसको जगह पे लगा देंगे। चलिए, क्लियर है पॉइंट। नाउ वहीं पर एक केस हमारा और आ जाता है, दैट इज केस नंबर 3। दैट इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 में यदि मैंने माना कि इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 कहने का मतलब क्या है, अगर ये वेक्टर हो गया इस दिशा में ए वेक्टर, तो बी वेक्टर कैसा होगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन पर होगा, दिस इज बी वेक्टर। तभी तो दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना मिलेगा आपको, 180 डिग्री। अगर ऐसा होता है तो रिजल्टेंट का जो मान होगा आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का मान होता है -1, तो वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, सो मिल जाएगा -2ab। फॉर्मूला में समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसल, वैल्यू मिलेगा मुझे a माइनस बी, सो दिस इज द रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट और दिस इज द मिनिमम रिजल्टेंट। अगर आपको r का मान न्यूनतम चाहिए होगा तो उसके लिए आपको सदिशों को किस प्रकार से लगाना पड़ेगा, आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, आपको एंटी पैरेलल लगाना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या? तो ये पॉइंट्स तो आपको क्लियरली समझ में आ गए। अब बात करते हैं, कुछ प्रश्न पर ले लेते हैं। एक पैरेललोग्राम लॉ है, पैरेललोग्राम में क्या करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं फटाफट, फिर इसके बाद क्वेश्चंस में आ जाएंगे। पैरेललोग्राम में भी कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास में ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर है, इन दोनों को मुझे जोड़ना है। तो पैरेललोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज में हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने ए वेक्टर ले लिया, अब ए वेक्टर के टेल पर बी का टेल लगाना है, ए के टेल पर बी का टेल लगाना है। सपोज ये हो गया बी वेक्टर, ए वेक्टर को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब हमें बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के समांतर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर एक वेक्टर ले लेना है जो कि ए वेक्टर होगा, और ए के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल हमको यहां से एक सदिश ले लेना है, दिस इज व्हाट बी वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो हमने कुछ इस प्रकार से लगा दिया, दिस इज व्हाट बी वेक्टर। अब हम अगर इन दोनों के यहां से लेकर के यहां को जोड़ दें, सो दिस इज नथिंग बट आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, ए और बी के बीच का जो कोण है वो कितना है, ये एंगल है थीटा। ध्यान देंगे, ए और बी के मध्य का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। ए दिया गया है परिमाण, बी परिमाण दिया गया है। कहानी अभी भी वही रहेगी, आप क्या करोगे, इस ए को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो और इस पॉइंट से आप क्या कर लो, सपोज ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, फिर से हम यहां पे क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे सी पॉइंट। अब बताइए, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? हाँ होगा। पूरी कहानी वापस से ओ बी सी ट्राइंगल में बात करो, अगर ये एंगल थीटा हो गया, ये बी हो गया, तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और बी सी का मान कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। फिर से अगर आपको आर निकालना है तो वही ट्राइंगल का जो हमने किया है मेथड आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रिजल्टेंट की वैल्यू यहां पर भी मिलने वाली है, दैट इज रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। और tan अल्फा का जो मान है, tan अल्फा कहे तो ए और आर के बीच का जो एंगल होगा, दिस इज इक्वल्स टू दी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बहुत सुंदर, ये वैल्यू आपको मिल गई और ये फॉर्मूला आपको आ गया। ठीक है भाई, रिजल्टेंट का मान मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री पर कब होगा, और 180 डिग्री पर कितना होगा वो हमने देख लिया। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगने वाला है। ठीक है, एक बात यहां पर आती है, एक केस मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, इसमें कुछ और स्पेशल केसेस ले लेते हैं जो कि कभी कभी पूछ देता है। स्पेशल केस में एक और ऐड करते हैं, जैसे कि मेरे पास में अगर मैंने माना
कि अगर इफ ए का परिमाण तथा बी का परिमाण बराबर है, ए का परिमाण तथा बी का परिमाण बराबर है, और ए तथा बी के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। ध्यान देना, ए का परिमाण और बी का परिमाण बराबर है और इसका मान कितना है, थीटा है, तो उस समय पर जो एंगल, उस समय पर जो आर का मान होगा रिजल्टेंट, वह कितना होगा। याद रखने वाली बात होती है, माना कि ए का परिमाण और बी का परिमाण किसके बराबर है, पी के बराबर है। चेक करते हैं, जैसे अगर मैं फिगर बनाऊं, यहां पे बन गया ये ए वेक्टर और यहां पर बन गया ये बी वेक्टर, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा, और दोनों का परिमाण किसके बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है किसके, पी के बराबर है। ध्यान देंगे, ये भी पी के बराबर है और ये भी पी के बराबर है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, चेक कर लेते हैं। सो आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है भाई, रूट ओवर, अच्छा ए के जगह में क्या लगाएंगे, पी, और बी के जगह में भी क्या लगाएंगे, पी। चेक करिए, सो यहां पे मिल गया आपको पी स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह में पी, बी के जगह में पी, तो पी पी कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर। दिस इज कॉस थीटा, दिस इज रिजल्टेंट। ठीक है, सो ध्यान देने वाली बात यह है कि पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर, प्लस यहां पर भी 2p स्क्वायर है और ये मिल जाएगा कॉस थीटा। जब हम यहां पर देखते हैं तो 2p स्क्वायर कॉमन निकाला मैंने इसमें और इसमें, यहां पे बचेगा कितना, 1, और यहां पे बचेगा कितना, कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। अब बात यहां पर आकर के अटक जाती है कि 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए मैथमेटिक्स का, जो कि होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू दी, 4 फॉर्मूलाज होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा फॉर्मूला मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूलाज, 4 फॉर्मूला। यहां पर जरूरत कौन सा फॉर्मूला का पड़ेगा वो देखना है। 1 प्लस कॉस थीटा, आप सोचिए कि 1 प्लस कॉस थीटा वहां पर कौन से फॉर्मूला से मिल सकता है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये 1 इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा मिल सकता है, तो मैंने इस फॉर्मूला को उठा लिया। cos 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैंने cos 2 थीटा को उठा लिया। ठीक है, इस 1 को इधर लेकर के आते हैं, सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बात यहां पर नहीं बनती है क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोग निकालना चाहते हैं यहां पर 2 नहीं है, लेकिन उस फॉर्मूला में 2 आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहां पर डिवाइड कर देते हैं। अगर यहां पे 2 से डिवाइड कर दिया तो इस वाले एंगल में भी 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू मिल जाता है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है क्या, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब वैल्यू हम यहां पे लगा सकते हैं कि r बराबर रूट ओवर, देखिए 2p स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के जगह में हमने लगाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यस, 2 और 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, पी स्क्वायर का एक p बाहर आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा। आया क्या समझ में। तो इस केस में जो रिजल्टेंट का मान आता है दैट इज 2p cos थीटा बाई 2 मिलता है। समझ में आ रहा है क्या, 2p cos थीटा बाई 2 मुझे रिजल्टेंट का मान मिलता है। क्लियर है पॉइंट। चलिए, बहुत सुंदर। तो याद रखना है, अगर दो सदिशों का परिमाण बराबर हो गया और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाएंगे 2p cos थीटा बाई 2, दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा 2p cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, आप ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं, देखिए क्वेश्चन हमारे पास में है, मैंने बोला इफ ए वेक्टर का परिमाण तथा बी वेक्टर का परिमाण तथा आर वेक्टर का परिमाण, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो क्या है, आर वेक्टर है। ठीक है, आर वेक्टर क्या है, ए और बी का
रिजल्टेंट है और सभी का मान कितना है, p है। ए वेक्टर का भी परिमाण कितना है, p है। बी का भी परिमाण कितना है, p है। तो अपने को बताना है कि ए तथा बी के बीच का जो कोण रहा होगा वो कितना रहा होगा। ए तथा बी के बीच का जो कोण रहा होगा वो कितना कोण रहा होगा, ये हमें बताना है। सोचिए, ध्यान देते हैं। अगर मैंने बोला आर का जो वैल्यू होगा दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है। माना कि आर के जगह में भी क्या लगाना है अपने को, p, और a भी किसके बराबर है, p के बराबर है। समझ में आ रहा है? कैलकुलेट करते हैं, दोनों तरफ में हमने स्क्वायरिंग कर दिया तो ये रूट हट जाएगा, यहां पे आ जाएगा p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर दैट इज 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ध्यान देंगे सभी, इस 2p स्क्वायर को हम इधर लेकर के आते हैं तो p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर को माइनस कर देंगे, यहां पे बचेगा 2p स्क्वायर और कितना कॉस थीटा। p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर करूंगा तो माइनस p स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 इज -1 इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर कॉस थीटा। क्या p स्क्वायर और p स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इस 2 को नीचे भेज दो, माइनस ऑफ 1/2 बराबर कितना कॉस थीटा, बराबर कितना कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर -1/2 आ रहा है, ये सोचना है अपने को। -1/2 कॉस कितना डिग्री -1/2 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस 120 डिग्री होता है। तो कॉस थीटा का मान 120 डिग्री, मतलब थीटा का मान 120 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा मुझे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर ए सदिश तथा बी सदिश और दोनों का जो मैंने रिजल्टेंट निकाला अगर उसका भी मान बराबर ही रहे तो अल्टीमेटली दोनों सदिशों को हमने 120 डिग्री के कोण पर रखा होगा। ये P है, ये P है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, अच्छा इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना, वो कितना डिग्री पर होगा। जस्ट अगर सपोज दोनों का परिमाण बराबर होता है तो जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है ना, पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया, जैसे यहां पर देखिए कि जब दोनों का परिमाण बराबर था, अगर मैं पूछूं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का मिलेगा वो उसका कोण कितना होगा, ए से कितने डिग्री पर होगा। ठीक है, तो अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं उसको। कैसे, देखिए tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा से। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। अगर a के जगह में भी हम क्या लगाए, ध्यान देना, अगर a के जगह में भी हम क्या, सॉरी a और b दोनों कैसे हैं, बराबर है, तो b के जगह में मैंने p लगा दिया, सो मिल गया मुझे p साइन थीटा अपॉन यहाँ पे p और यहाँ पे भी कितना p हो जाएगा। ठीक है, तो p कॉस थीटा, p और p कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, ऊपर में बचेगा साइन थीटा, यहाँ पे p और p, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कितना कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपके पास में पता है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पे एक फॉर्मूला और मैं ऐड करूंगा, यहां पे एक फॉर्मूला और मैं और ऐड करूंगा, देखें ये तो साइन थीटा ही है, एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं ऐड करना चाहूंगा, दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अगर यहां पे साइन थीटा चाहिए मुझे तो मैं लगा दूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो चलिए आगे देखते हैं, इस साइन थीटा के जगह में लगाऊंगा मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट वैल्यूज पर पुटअप करते जा रहे हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2, दिस विल बिकम tan थीटा बाई 2 और tan अल्फा, tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2, तो अल्फा बराबर थीटा बाई 2, जस्ट बीचों बीच से जा रहा होगा, जो भी दोनों के बीच में एंगल होगा ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2 हो जाएगा रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है क्या। वहीं पर अब इसको मैं समराइज करता हूं,
ये भी ए वेक्टर पी है, बी वेक्टर भी पी है, दोनों के बीच में अगर मैंने एंगल ले लिया कितना डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। और अगर सपोज रिजल्टेंट भी हमारे पास में पी के बराबर कह रहा होता है 120 में होगा, ये एंगल कितना 60 डिग्री का, और ये एंगल कितना 60 डिग्री का। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रख लेंगे। सेम प्रकार से आपको माइनस में भी करना है। चलिए, समय का थोड़ा सा अभाव है तो जिस कारण से हम इस एक क्लास में सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जस्ट ये डेमो लेक्चर था वेक्टर्स का। इसी तरीके से आपको बाकी के लेक्चर्स भी प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी फिर मिलेंगे अगली क्लास में जब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।